वेरी लॉजिकल इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विदिज्ञ। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू राम मंदिर। आप सबको पता है 22 जनवरी दैट इज येस्टरडे वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी वो हो चुकी है। इट वॉज अ मेजर फॉरवर अक्रॉस द कंट्री, पीपल सेलिब्रेटेड दैट इवेंट। there has to be a big legacy behind it, a history behind it। उस history, उस legacy को आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। At the end of this video, I'll also share the PPT of this PDF will be shared on the website। तो आप वहाँ जा सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। And once you download that video, once you watch this video, I can assure you of one thing that history से related, year से related, personalities से related जो जो important facts possible हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉसिबल हैं, जो जो चीज हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट जानना जरूरी है, एज अ स्टूडेंट ऑफ जीके या करंट अफेयर्स जानना जरूरी है, वो सब कवर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो विल स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले, विल स्टार्ट विद आवर सेशन। व्हेन आई टॉक अबाउट राम मंदिर एज अ पर्टिकुलर टॉपिक, राम मंदिर काफी इमोटिव इशू भी रहा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी रहे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी रहे हैं। It will not be fair if I enter into the political aspects of Ram Mandir. We should, as a student, stick to the facts, stick to the basics, and stick to important information and facts which are important from our exam point of view. So this video is all about facts. This video is all about history. This video is all about what is happening right now at the Ram Mandir site in Ayodhya. ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट टाइमलाइन एक देख लेते हैं जल्दी से। राइट फ्रॉम 1528 से लेके अभी तक टाइमलाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उसी के बीच में along with that timeline you'll also come across a lot of facts which are important from exam point of view. The most important thing that happened in was in 1528, 1528 में। 1526 was the year when Babur was the first Mughal ruler entered into India. One of his commander in chief, Mir Baki, बाबर ने मीर बाकी को भेजा अयोध्या। और अयोध्या में ऐसा बोला जाता है कि वहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर को गिराकर वहां पे मस्जिद बनाई गई। एंड दैट मस्जिद केम टू बी, दैट मॉस्क केम टू बी नोन एज द बाबरी मॉस्क। इसके बारे में और पढ़ेंगे हम आगे, जब हम आगे टाइमलाइन में जाएंगे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या कहना था एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ सुप्रीम कोर्ट आल्सो फाइनली डिसाइडेड द केस। ठीक है, तो 1528 वाज द ईयर व्हेन बाबरी मॉस्क वाज एस्टैब्लिश्ड। 1853, फास्ट फॉरवर्ड टू 1853, बीच में देखो बहुत सारी चीजें हुई थी। मराठास ने बीच में बोला था कि दे आल्सो वांटेड टू कंट्रोल एंड मैनेज द टेम्पल ऑन दैट एंटायर रीजन। उसके अलावा देयर वर मल्टीपल, मुगल्स का डाउनफॉल हुआ, अवध का किंगडम आया, वहां एक मुस्लिम रूलर थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड स्टिक टू द फैक्ट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है 1853 का फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस। देखो देयर हैज बीन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, बट एक रिकॉर्डेड फैक्ट बोलते हैं ना, जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया गया है जिसका एक्चुअल एविडेंस है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट वाज Hindu sect claims that a temple was destroyed during Babur's reign to make way for the mosque. The first recorded conflict हम कब देखते हैं? 1853 में। Then 1859 में ब्रिटिशर्स इरेक्टेड अ फेंस। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, वहां पे साइट्स को पार्टीशन करने के लिए दो सेपरेट सेक्शन बनाए, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स वर अलाउड टू प्रे इनसाइड, हिंदूज वर अलाउड टू वर्शिप इन द आउटर कोर्टयार्ड। राम मंदिर का या जो उस समय बाबरी मॉस्क का जो कोर्टयार्ड था, पूरा मैप था, तो उस जगह पे बाबरी मस्जिद जो देर एक फेंस बनाया गया, तो अंदर जाके जो मुस्लिम्स थे वो लोग नमाज पढ़ सकते थे, और बाहर जो रीजन था, आउटर कोडियार था, वहां पे हिंदू जाके प्रे कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अल्टीमेटली द लैंड वाज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ सेमलेंस ऑफ पीस। तो उन्होंने इस तरह से एक फेंस ड्रॉ किया था 1859 में। Next was the year 1885 when Mahant Raghuvar Das filed a suit seeking permission to build a canopy on Ram Chabutra, but the plea was rejected a year after by the Faizabad District Court. इन्होंने बोला वहां एक राम चबूतरा था, उस चबूतरे पे दे सेड दैट जो महंत रघुवर दास थे, उन्होंने बोला कि इस चबूतरे पे एक मंदिर बनाकर हम वहां पे पूजा करना चाहते हैं, तो इसकी हमें परमिशन दी जाए। बट दिस परमिशन वाज रिजेक्टेड बाय द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट दैट टाइम। अच्छा, अभी भी जो इसको हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का पहले नाम हुआ करता था फैजाबाद, दैट नेम हैज बीन चेंज्ड। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1949, एक कंट्रोवर्सी फिर से इरप्ट हुई व्हेन आइडल ऑफ लॉर्ड राम वर एलिजिडली प्लेस्ड इनसाइड द बाबरी मॉस्क। द मॉस्क वाज लॉक्ड एंड बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लेम द साइट।
Now this is where the actual property dispute begins. 1949 में इंडिपेंडेंस के ठीक बाद ऐसा बोला गया कि रामलला की जो मूर्ति है वो प्रकट हो गई है बाबरी मस्जिद के अंदर, बट ऑब्वियसली देयर वर सम पीपल इन द लेट नाइट, रात के अंधेरे में उन्होंने कुछ मंदिर के अंदर ले आकर रामलला की मूर्ति रख दी। अब क्योंकि मूर्ति मंदिर के वो मस्जिद के अंदर पहुंच चुकी थी, अब एक नया डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, वो हु एग्जैक्टली गेट्स द राइट टू वर्शिप ऑन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। ठीक, तो दिस इज वेयर द कंट्रोवर्सी बिगिंस इन 1949। रामलला की जो मूर्ति आइडल है, वो दैट आइडल वाज मूव्ड। रामलला इज नथिंग बट जो बाल स्वरूप बोलते हैं, या जो उनकी एक छोटे बच्चे वाली मूर्ति राम जन्मभूमि के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वाली मूर्ति उन्होंने अंदर कर दी थी। 1950 में गोपाल सिंह विशारद, नाउ रिमेंबर दिस नेम, गोपाल सिंह विशारद filed a suit seeking permission to worship the idols in the mosque. The Sunni Waqf board जो थी उसने भी फाइल किया सूट claiming the ownership of the site. तो गोपाल सिंह विशारद ने 49 में अपने मंदिर के अंदर वो चले गई मूर्ति। अब गोपाल सिंह विशारद ने एक सूट फाइल किया कि ये मस्जिद के अंदर वहां पे जो आइडल है उसकी वर्शिप करने के लिए हमें अलाउ किया जाए। साइमल्टेनियसली एक निर्मोही अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा ने भी एक सूट फाइल किया। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फाइल्ड अ सूट सीकिंग पोजेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड साइट। अब निर्मोही अखाड़ा इज नोन फॉर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री, तो उन्होंने भी एक सूट फाइल किया कि दे शुड बी अलाउड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द टेम्पल, दे शुड बी गिवन द पोजेशन ऑफ दैट एंटायर एरिया। ठीक, तो और फिर साइमल्टेनियसली सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक सूट फाइल किया 1961 में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एक एक पार्टी कौन होगी, सुन्नी वक्फ, एक हो गया निर्मोही अखाड़ा, और एक हो गया गोपाल सिंह विशारद, यानी इनको बोला जाता है हिंदू। ये दो जो हैं ये हिंदू पेटिशनर्स हैं, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है ये मुस्लिम पेटिशनर्स हैं। लेकिन एक्चुअल में तीन लोग हैं यहाँ पर जो उस तीन लोग हैं जो उसमें पेटिशन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, देन फर्दर 1984 में हमें पता है बाबरी मॉस्क वाज डिमोलिश्ड, बट बाबरी मॉस्क वाज नॉट डिमोलिश्ड ओवरनाइट। देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन बिफोर दैट, एंड दैट वाज व्हेन वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने मॉस्क टेम्पल क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए एक श्री राम जन्मभूमि मुक्ति योजना समिति बनाई थी। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति योजना समिति, यही 83-84 के अराउंड बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। इसकी प्रेडिसेसर वाज जनसंघ। तो जनसंघ को हटाकर एक भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद विच वाज ऑलरेडी देयर, दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ न्यू, एक पूरी की पूरी समिति बनाई उन्होंने, कैसे उस राम जन्मभूमि को मुक्त किया जाए। ठीक है, तो ये दिस वाज द बैकग्राउंड। आगे चलते हैं। 1986 में on the plea of Harishankar Dubey, a district judge directed masjid gates to be unlocked to allow darshan. Muslims set up the Babri Masjid Action Committee. अब क्या हुआ 1986 में, एक उस समय एक जजमेंट आया था शाहबानो का। शाहबानो जजमेंट में राजीव गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए, इट वाज अ जजमेंट फॉर द राइट्स ऑफ अ वुमन, एंड इसको रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट केम आउट विद अ लॉ। तो एक तरह से बोला जा रहा था कि राजीव गांधी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अपीज द मुस्लिम पॉपुलेशन, एंड इन ऑर्डर टू काउंटर दैट इमेज उन्होंने वहां पे राम जन्मभूमि में वहां के जो मस्जिद के दरवाजे थे उनको ओपन कर दिया, ताकि लोग आके दर्शन कर सकें उस मूर्ति के। तो मूर्ति के दर्शन अलाउ कर दिए गए 1986 में। 1989 में एक फ्रेश सूट वाज फाइल्ड बाय द विश्व हिंदू परिषद वाइस प्रेसिडेंट नेम्ड देवकी नंदन अग्रवाल इन द नेम ऑफ लॉर्ड राम फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल एंड पोजेशन इन इट्स फेवर एट द लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक फ्रेश पिटीशन फाइल करी गई देवकी नंदन अग्रवाल के द्वारा। आगे हम देखेंगे, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज द ह्यूमन फ्रेंड, द क्लोजेस्ट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ रामलला। दिस प्लेस, रामलला इज द डेटी। नाउ डेटी कैन नॉट अपीयर ऑन हिज ओन बिहाफ, खुद तो अपीयर नहीं हो सकते, तो उन डेटी के बिहाफ में जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड के नाम पे ही अपीयर्ड इन द कोर्ट, और कोर्ट ने उसको एक्नॉलेज किया, और उन्होंने बोला देवकी नंदन अग्रवाल को एक्नॉलेज किया गया एज द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ रामलला, एंड ही रिप्रेजेंटेड अ सूट, ही फाइल्ड अ सूट इन लखनऊ हाईकोर्ट। और लखनऊ हाईकोर्ट में टाइटल और पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक वापस से एक नई फ्रेश पिटीशन वाज फाइल्ड। 1989 में हम देखते हैं विश्व हिंदू परिषद ने फिर से एक शिलान्यास सेरेमनी कराई अयोध्या में, एंड द फर्स्ट स्टोन ऑफ द प्लान्ड राम टेम्पल इज पुट इन प्लेस। एक पहला पत्थर शिलान्यास समय यू सी 92 में बाबरी मस्जिद हुआ था, लेकिन उसके बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड, बट उसके पहले एक बहुत बड़ी भूमिका बांधी जा रही है, वही वहां पर दिख रहा है हमको। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें 1991 में
बीजेपी became the biggest opposition party in Lok Sabha after the general elections. 2 सीट से सीधा 120 सीटों की तो जर्नी है वो बीजेपी ने तय करी, और उस पर्टिकुलर लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी सॉ इटसेल्फ एज द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी. पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी became the biggest opposition party in 1991. This has a direct repercussion because this period is known as the मंडल कमंडल period. एक तरफ ओबीसी रिजर्वेशन लाया गया और एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन को मोबिलाइज किया जा रहा है बिहाइंड द आइडिया ऑफ राम जन्मभूमि. तो इसके चलते there was already a sentiment, एक certain section का sentiment था because OBCs were given reservation. तो वो sentiment के against, और फिर रामलला वाला जो राम जन्मभूमि वाला मूवमेंट है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर बीजेपी जो कि उसके पिछले इलेक्शन में से 2 सीटों पे थी, वो सीधा उठकर 120 सीटों पर पहुंच गई. And that was a turning point even in the history of Bharatiya Janata Party. It became the biggest opposition leader, and few years later you also see that it ends up forming a government under the leadership of Atal Bihari Vajpayee as well. ठीक. तो जून 91 में बीजेपी केम टू पावर इन यूपी, अनदर टर्निंग पॉइंट. यूपी जहां पर ये पूरी की पूरी डिस्प्यूटेड साइट है, देयर द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ कल्याण सिंह. कल्याण सिंह की चीफ मिनिस्टरशिप में यूपी के अंदर सरकार किसकी बनी? भाजपा की. और सेंटर में, सेंट्रल लेवल पे भाजपा वाज द सेकंड लार्जेस्ट, द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी. Finally, 6th of December 1992, this marked the turning point of the entire dispute. Babri Masjid was razed to ground by the supporters of BHP, Shiv Sena and BJP. विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, भाजपा, इनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया था, गिरा दिया था. जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, वैसे ही इस सूट में एक नया टर्न आ गया, बिकॉज द स्टेटस क्वो वाज बाबरी मस्जिद, एंड बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला. इट वाज अ वेरी ट्रिकी टॉपिक, बहुत ट्रिकी इशू है, इट्स नॉट इजी. एक एक प्लेस ऑफ वर्शिप है विच इज क्लेम्ड बाय टू डिफरेंट रिलीजन. ठीक है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम किया जा रहा है दो डिफरेंट रिलीजन द्वारा, बट द फैक्ट ऑन द ग्राउंड चेंज्ड डिस्पाइट द पिटिशन एंड द सूट स्टिल पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ठीक. और फिर जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, ये पूरी चीज हुई, तो एक कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड. दैट कमीशन केम टू बी नोन एज द लिबरहन कमीशन. लिबरहन कमीशन एक इंक्वायरी कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इन 1992. बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया था, ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर में कौन लोग इन्वॉल्व थे और कौन कौन क्या किस किस की कितनी लाइबिलिटी बनती है, ये सब देखने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएगी विच केम टू बी नोन एज लिबरहन कमीशन. ठीक. नाउ लिबरल कमीशन की बात आता है. 3 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेस बिगैन हियरिंग ऑन डिटर्मिनिंग हु ओन्स द रिलीजियस साइट ऑन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन. तो मल्टीपल पिटिशंस थी इधर उधर, और आप देखना आगे भी देखोगे आप, you'll find after a point of time that neither high court nor supreme court, not even the district courts, they want to enter into this problem. They want to somehow ensure that this is settled either at the levels of the parties themselves or by the or it is settled politically. तो काफी समय तक ये पिटिशन सब पेंडिंग थी, एंड फाइनली हाई कोर्ट ने 2002 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे इस पे हियरिंग स्टार्ट करी. ठीक है. और हमें पता है ना, 3 इनिशियल कौन कौन से लोग थे जो इसमें पार्टीज थी. हिंदू, एक तो हिंदू पार्टी थी जो कि रामलला, जिसको बाद में देवकी नंदन अग्रवाल जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था. उसके अलावा दूसरी पार्टी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड. तीसरी पार्टी थी निर्मोही अखाड़ा. ये तीनों के बीच में देयर वाज अ dispute related to who is going to own that particular piece of land or who is going to manage that particular piece of land. ठीक है. फाइनली प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, और उसके बाद कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बोला कि एएसआई का भी एक ओपिनियन लिया जाए, एक्सपर्ट ओपिनियन. आर्कियोलॉजिस्ट बिगेन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे. आर्कियोलॉजिस्ट ने उस एरिया का सर्वे करना चालू किया. वेदर अ टेम्पल टू लॉर्ड राम डिड एग्जिस्ट ऑन द साइट, जो कि हिंदू पार्टी का एक क्लेम था कि यहाँ पे मस्जिद बनने से पहले एक मंदिर भी हुआ करता था. यानी पहले मंदिर गिराई गई थी, उसके ऊपर मस्जिद बना था. हेंस दिस ओरिजिनल ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ दिस लैंड शुड बी हिंदूज. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला गया कि जाके आप देखो उस साइट पर क्या सही में वहां पे कोई प्रीवियस स्ट्रक्चर था. एंड एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2003 में, उसमें उन्होंने बोला दैट देयर वाज एविडेंस ऑफ अ टेंपल बीनीथ द मॉस्क, बट मुस्लिम्स डिस्प्यूटेड द फाइंडिंग्स. Obviously, the Muslims did not agree to that finding, but बाद में आप देख सकते हो कि even High Court and Supreme Court are saying the same thing कि ASI कोई जनरल ओपिनियन नहीं है, इट्स एन एक्सपर्ट ओपिनियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. तो उनका ये कहना था कि देयर इज एन एविडेंस ऑफ अ टेम्पल बीनीथ द मॉस्क,
मॉस्क के नीचे या उसके पहले कभी ना कभी एक टेम्पल था, उसके डेबरी पे ही उस मॉस्क को बनाया गया था. तो hence there was there was a mosque, and this was said by the आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने भेजा वहां पर? हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया था कि एएसआई शुड डू अ सर्वे देयर. ठीक है. नेक्स्ट, 2009 में लिबरहन कमीशन जो कि 92 में बनाया गया था, लिबरन कमीशन जो कि 92 में बनाया गया था, उनकी इन्वेस्टिगेशन लीडिंग टू द मॉस्क डेमोलिशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 17 इयर्स. 2009 में उसने फाइनली 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करी. उसके फैक्ट्स बहुत ज्यादा वो नहीं है, पब्लिक में नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर कि 2009 में लिबरन कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी जो 92 में बनाया गया था. 2010 is important because Allahabad High Court ने रूलिंग दी हिंदू मुस्लिम शुड शेयर द डिस्प्यूटेड साइड. इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग आती है फाइनली 2010 में. 2010 में वो बोलते हैं कि देयर शुड द लैंड शुड बी डिवाइडेड. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से उन्होंने क्या बोला? 2/3 ऑफ द 2.77 एकड़ साइड बिलोंग्स टू हिंदू ग्रुप्स, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान. तो रामलला विराजमान है जो कि ऑलरेडी अंदर है, विराजमान यानी अंदर है. रामलला विराजमान जिनको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? देवकी नंदन अग्रवाल. देवकी नंदन अग्रवाल के अगेन ठाकुर प्रसाद वर्मा एंड देन लेटर ऑन त्रिलोकीनाथ पांडे ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हिम. तो रामलला विराजमान एक हिंदू पार्टी हो गई, निर्मोही अखाड़ा हिंदू पार्टी हो गई, और जो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, तो इन्होंने तीनों को आपस में बोला 1/3 1/3 1/3 करके बांट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे लैंड को. ठीक है. एंड द रेस्ट टू द मुस्लिम ग्रुप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ यूपी. तो ऐसे करके उन्होंने 2.77 एकड़ लैंड को, 2/3 लैंड वेंट टू द हिंदू पार्टीज एंड 1/3 लैंड वेंट टू द मुस्लिम्स. दिस इज हाउ द जजमेंट केम. दिस वाज द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट. उन्होंने उस तरह से उसको लैंड को डिवाइड किया. नेक्स्ट, अगर हम फर्दर इस पे बात करें, 2019, अब दिस वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन पैनल सेटअप किया था जो कि FM कलीफुल्ला जिसके चेयरमैन थे, एंड फर्दर स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर एंड सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू. तीन लोग थे, श्रीराम पंचू, श्री श्री रविशंकर एंड FM कलीफुल्ला. इन्होंने सारी पार्टीज को लेकर एक मीडिएशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्लीज हमारे पीछे मत डालो, कोशिश करो आपस में बैठ के मीडिएट करके खत्म करो. तो मीडिएशन के लिए उन्होंने कुछ हिंदूज कुछ मुस्लिम लीडर्स को वहां पे लाके बैठाया. कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू, ये तीनों मिलकर दे वर ट्राइंग टू कन्वींस ऑल द पार्टीज टू अराइव एट अ मीडिएशन, ताकि मीडिएशन के थ्रू इसको सेटल कर लिया जाए, ताकि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आते हैं तो उससे फर्दर डिस्प्यूट क्रिएट ना हो. तो सुप्रीम कोर्ट वाज ट्राइंग कि हमें जजमेंट ना देना पड़े, मीडिएशन में काम खत्म हो जाए. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, ठीक है, मीडिएशन कमिटी, उनका ये कहना है कि मीडिएशन फेल हो गया पूरी तरह से. अब मीडिएशन फेल हो गया तो कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन लगता है, डे टू डे हियरिंग करो, जल्दी से जल्दी हियरिंग करके इस केस को खत्म किया जाए. तो फाइनली 2019 में डे टू डे हियरिंग के साथ केस 6 अगस्त से चालू किया गया. लगातार लगातार हियरिंग हुई, सारी पार्टीज को सुना गया, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट केम अराइव्ड एट इट्स जजमेंट ऑन 6th of August. 6th of August was the day when 5-judge constitution bench headed by chief judge, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, 5 जजेस थे. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब ये होता है कि मिनिमम 5 जजेस उस बेंच पे बैठे होंगे. रिसेंटली आपने सेम सेक्स मैरिज वाले में भी देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था. तो इसको हेड कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई. रंजन गोगोई वेंट ऑन टू बिकम द राज्यसभा MP जस्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट आफ्टर गिविंग दिस जजमेंट. कंप्राइजेस जजेस शरद अरविंद बोबड़े, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर. दे बिगेन डे टू डे हियरिंग वहां पर स्टार्ट करना चालू किया 6th of August से. सॉरी, 6th of August से जजमेंट चालू हुआ था. जजमेंट केम ऑन अ डिफरेंट डेट. वो हियरिंग चालू हुई थी, जजमेंट केम ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. 9th November 2019 को उन्होंने बोला 70 साल लॉन्ग डिस्प्यूट केम टू एन एंड. द 5-judge bench ordered setting up of a trust that paved the way for construction of a temple at Ayodhya. It also ordered allotting 5 acres to the Muslims in Ayodhya for building a mosque. उन्होंने बोला कि ये जो पूरी डिस्प्यूट है, इट वाज सेटल्ड इन फेवर ऑफ हिंदूज. बोला कि वहां पर एक मंदिर बनेगा, और वो मंदिर को बनाने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए कि आप एक ट्रस्ट बनाओ, तब तक इस लैंड को आप ओन करोगे, और फिर एक ट्रस्ट जब बन जाएगा तो यूल पास ऑन द ओनरशिप ऑफ दैट लैंड टू द ट्रस्ट. और साइमल्टेनियसली उन्हें यह भी बोला गया कि एक 5 एकड़ जमीन अयोध्या में अलॉट करो, एंड दिस लैंड विल बी यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क. तो एक मॉस्क भी बनेगा, लेकिन उस साइड पे नहीं बनेगा, उस साइड पे वहां पर मंदिर का एरिया होगा. Court ordered the government of India to create a trust to build the Ram Mandir temple
and form a board of trustees within 3 months. Disputed land will be owned by the government and later on transferred to the trust. Court ordered the entire disputed land of area of 2.77 acres to be allocated to the construction of a temple, while an alternative piece of land of 5 crores to be given to the Sunni Waqf Board. 2.77 एकर्स जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, जिसको हाई कोर्ट ने बोला था वन थर्ड करके तीनों में बांट दो, वो पूरी तरह से पूरा का पूरा लैंड वाज गिवन टू द गिवन फॉर टेंपल कंस्ट्रक्शन. The court ruled that the 2010 Allahabad High Court decision, the division of the disputed land was incorrect. उनका ये कहना था कि जो डिवीजन किया आपने वन थर्ड वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए था. उन्होंने ये भी बोला that desecration of बाबरी मस्जिद was also in violation of law. जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जो मॉब वहां पे गया था, that was also in violation of law. Court also observed that the archaeological evidence from the ASI constructed on the structure whose architecture was distinctly indigenous and non-Islamic. एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि वहां पे नीचे एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, समझ में आता है, विच इज वेरी डिस्टिंक्टली नॉन इस्लामिक एंड वेरी डिस्टिंक्टली इंडिजिनस. वन थिंग इंडिजिनस है, नॉन इस्लामिक है. वो ये नहीं कह रहा कि मंदिर है नीचे, बट वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि इट इज इंडिजिनस एंड समथिंग नॉन इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज देयर. ठीक. द कोर्ट फर्दर सेड दैट निर्मोही अखाड़ा का जो क्लेम है उसको उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई क्लेम नहीं बनता यहाँ पर, बट उन्होंने ये जरूर बोल दिया कि निर्मोही अखाड़ा बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस, तो ट्रस्ट बनाओगे तो निर्मोही अखाड़ा को वहां पर कुछ अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन दे देना इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. ठीक. तो हमने क्या देखा, मुस्लिम्स को 5 एकड़ की लैंड कहीं और मिल जाए, उस 2.77 एकर्स की लैंड पर टेंपल बन जाए, और फिर साथ साथ निर्मोही अखाड़ा को बोल दिया कि आपका कोई स्टेक नहीं है, बट चलो एक काम करो, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अब बनेगा उसमें एक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, वो मिल जाना चाहिए उनको. ठीक है. सो दिस इज हाउ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट केम डाउन. अगर पोस्ट 2019 की मैं बात करूं तो इसमें सिंपल है, वहां पे एक February 5 2020 में ट्रस्ट वाज सेटअप. दिस ट्रस्ट वाज नोन एज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट. ठीक है, ये बनाया गया, और पीएम मोदी ने जो फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करी थी राम मंदिर की अगस्त 5 को. इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं. ये तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, ये 2020 में बनाया गया. इसमें 15 ट्रस्टीज होने चाहिए. ठीक. महंत नृत्य गोपाल दास was the chairman of the trust, and out of the 15 trustees 12 are nominated by central government, which basically means the central government even future में भी ट्रस्ट संभाल रहा है, और ट्रस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग संभाल रहे हैं. तो एक तरह से इट विल बी लार्जली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. दूसरे और मेंबर्स में उन्होंने निर्मोही अखाड़ा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंटेशन जरूरी था, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अयोध्या के होंगे, ही विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर प्रोसेस, बिकॉज अल्टीमेटली द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी टेकन ऑन बोर्ड. वोटिंग राइट्स में अगेन 11 ट्रस्टीज के पास वोटिंग राइट्स है, सबके पास नहीं होंगे. कुछ और फैक्ट्स रिलेटेड टू द रीसेंट राम टेम्पल, राम मंदिर दैट हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज बीन कंस्ट्रक्टेड. इसमें अगर मैं बोलूं तो इट इज कंसिडर्ड 235 फीट, 360 फीट, 161 फीट. दिस गोइंग टू बी द बिगेस्ट temple in the country, temple complex in the country once it is completed. ठीक. इसको बनाने वाले चीफ आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा. ही इज ऑल्सो द वन हु हैज डिजाइन द अक्षरधाम टेम्पल इन गुजरात. अक्षरधाम टेम्पल के भी चीफ आर्किटेक्ट यही थे, और इन्होंने ही राम टेम्पल को भी के भी चीफ आर्किटेक्ट यही हैं. ठीक. हिज एंटायर फैमिली इज नोन एज अ फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट. इवन सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में आज दिखता है, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, जो उस समय पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजिटेड एंड नेहरू सेड कि आपको नहीं जाना चाहिए था, वॉट एवर दैट डिस्प्यूट, बट इवन दैट उसके जो आर्किटेक्ट थे वो भी इन्हीं के फादर थे, इन्हीं की फैमिली थी. ठीक है. तो दिस फैमिली इज इंपॉर्टेंट, दिस पर्सन, दिस इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, और इनका नाम क्या है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा. अगेन आई एम सेइंग ओलेट, जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाले बच्चे भी हैं, ध्यान से देखना, हो सकता है आपके तो डायरेक्टली पूछ लिए जाए अभी क्वेश्चंस. 3 स्टोरी राम टेम्पल में 5 डोम शेप्ड मंडप होंगे. अभी देख लेते हैं कौन कौन से 5 मंडप हैं. सैंक्टम सैंक्टोरम विल बी ऑक्टागोनल. ऑक्टागन, ऑक्टागन जैसे शेप होगा, 8 साइड्स होते हैं ना ऑक्टागन में, तो ऑक्टागन वाला शेप होगा किसका? सैंक्टम सैंक्टोरम. सैंक्टम सैंक्टोरम इज नथिंग बट द गर्भगृह. आप लोगों ने अभी फोटो देखी होगी जहां पे रामलला की एक मूर्ति खड़ी है, जो कि खड़े हुए हैं. वो रामलला की मूर्ति अगर आप देखो तो जिस गर्भगृह में है, इट्स शेप इज ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल शेप है, और उसी को सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोला जाता है, गर्भगृह.
नंबर ऑफ पिलर्स 360 पिलर्स कर दिए उन्होंने, पहले वो 212 कुछ था। ये हमने वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है। ऑल्सो दे हैव फॉलोड शिल्प शास्त्र के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं। शिल्प शास्त्र कुछ नहीं है, वास्तुशास्त्र शिल्प शास्त्र हमारे एंशिएंट साइंसेज हैं, उसके अकॉर्डिंगली टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। शिल्प यानी, शिल्प का मतलब क्या होता है? collection of Hindu texts that describe the principles, standards and design rules of arts and crafts. तो शिल्प शास्त्र साइंस जो है, आर्ट एंड ये जो क्राफ्ट के पीछे या स्कल्पटिंग के जो साइंस होता है उसको फॉलो करते हुए इन्होंने बनाया गया है। तो वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, इन सब चीजों का ध्यान रखा है। नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, there are broadly two types of styles of architecture when I talk about Indian temples. One is Dravida style of architecture, the other one is Nagara style of architecture. तो नगरा स्टाइल इज फॉलोड इन नॉर्थ इंडिया, द्रविडियन स्टाइल इज फॉलोड इन द साउथ इंडिया, और इसके अंदर फर्दर सब टाइप्स होते हैं। जैसे ये वाला जो है, तो दिस इज बेसिकली नगरा स्टाइल, इसको बोला था, इसका जो सब टाइप है वो है मारू गुर्जर स्टाइल। मारू गुर्जर स्टाइल या इसको सोलंकी स्टाइल भी बोला जाता है। दिस डिराइव्ड फ्रॉम द गुजरात, गुजरात के आसपास के एरिया में इस तरह से टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, या इस तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। ठीक है, तो मारू गुर्जर सोलंकी स्टाइल नगरा स्टाइल का सब टाइप होता है। नगरा इज द लार्जेस्ट स्टाइल, उसके सब टाइप होता है मारू गुर्जर स्टाइल। ठीक। स्टोन्स आर ब्रॉट फ्रॉम बंशी माउंटेन्स इन राजस्थान। बंशी माउंटेन करके जगह राजस्थान में, हमें पता है पिंक सैंडस्टोन यूज किया जा रहा है। 2 लाख ब्रिक्स विद श्रीराम इंस्क्राइब्ड। जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था उस समय ऑलरेडी श्रीराम श्रीराम लिखे हुए जो ब्रिक्स थे, दैट वर ब्रॉट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने फाउंडेशन में और अलग अलग जगह पे यूज किया हुआ है। ये मैं बोल रहा था आपको मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नगरा स्टाइल का पार्ट है, सब टाइप है मारू गुर्जर। नगरा स्टाइल इज बेसिकली एन से याद रखना, नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, हमें पता है ये ट्रस्ट विल बी सुपरवाइजिंग द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन। कौन सी मूर्ति इस्तेमाल होगी, कौन से डिजाइन हैं। जटायु के एक वहां पे बहुत बड़ा सा स्टैचू बनने वाला है, उसका एक मॉडल वहां पे रिसेंटली न्यूज में दिखाया जा रहा था। तो जो जटायु स्टैचू बनेगा वो किस तरह का होगा, मूर्ति कौन सी होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ठीक। राम लल्ला विराजमान, द इन्फेंट फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड इज द प्रिसाइडिंग डेटी। तो प्रिसाइडिंग डेटी का क्या नाम है बोला है उन्होंने? राम लल्ला, राम लल्ला विराजमान। ठीक। वेल द ग्राउंड फ्लोर डिपिक्ट्स लॉर्ड राम बर्थ एंड चाइल्डहुड। उसमें 2 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं बेसिकली। तो ग्राउंड फ्लोर में हम देख रहे हैं राम लल्ला विराजमान, वहां पे हम देख रहे हैं बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ राम, उसको डिपिक्ट करता है। लेकिन अयोध्या से श्री राम ने, वहां पे बोला जाता है कि देश भी चलाया था, राम राज्य भी चलाया था, तो वो उसका डिपिक्शन वो कहाँ पे कर रहा है? लॉर्ड राम्स दरबार, दैट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। The entire temple is constructed without the use of single steel and iron with just stone. सिर्फ पत्थर से पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। उसके 2 कारण है, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, और दूसरा की मतलब पत्थर ज्यादा ड्यूरेबल होता है, और स्टील वगैरह होता है तो उसमें रस्टिंग का एक प्रॉब्लम होता है। मेन एंट्रेंस क्राफ्टेड फ्रॉम राजस्थानी पिंक सैंडस्टोन इज कॉल्ड एज द सिंह द्वार या लायन गेट, सिंह द्वार। 12 गेट्स हैं लेकिन उसमें जो मेन एंट्रेंस है उसका नाम दिया सिंह द्वार। हाइट इसकी बात करें तो 161 इसकी हाइट है, जो कि बहुत बहुत मैसिव हाइट है। मंडप मैंने बताया था आपको, इसमें एक प्रार्थना मंडप है। ठीक। यहाँ पे कहीं पे ये जो हेड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो ऐसे बने हुए हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं कोई ना कोई एक मंडप को। ठीक। तो ये वाला मेन मंडप है, इसको कुडू मंडप है। फिर एक नृत्य मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप, और 16 फीट का एक स्टेयरकेस है यहाँ पर। और फिर कई मल्टीपल पिलर्स हैं, हमने देख लिया 360 कुछ पिलर्स वहां पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। लॉर्ड राम की स्टैचू से रिलेटेड ये फोटो आपने कल देखी होगी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द इंटरनेट यू विल फाइंड दिस स्टैचू। दिस, ओ सॉरी, नॉट स्टैचू, स्टैचू इज द रॉन्ग वर्ड। राम लल्ला आइडल, इट शुड हैव बीन आइडल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सिलेक्टेड 3 स्कल्पटर्स टू क्रिएट आइडल्स ऑफ रामलला। उन्होंने 3 स्कल्पटर्स को शॉर्टलिस्ट किया था, गणेश भट्ट, योगीराज एंड सत्यनारायण पांडे। इन तीनों ने अपनी अपनी मूर्तियां बनाई और फिर फाइनली इन तीनों में से एक चूज किया। अब आप बोलोगे कि बेचारा जिसका योगीराज का, यू मस्ट हैव रेड कि योगीराज के जो जो आइडल है उसको चूज किया टू बी ट्रैप्ड इन द गर्भगृह, बट व्हाट अबाउट द अदर 2?
बस अदर टू स्कल्पचर्स, इतना बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उन दो को भी कहीं ना कहीं वो लोग रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत बेकार गई, बट हाँ, ऑब्वियसली मतलब उन्होंने एक तरह से कंपटीशन सेट किया कि तीन मेजर स्कल्पटर्स हैं कंट्री के, इन तीनों को आपने बोल दिया, और फिर उनमें से जो बेहतर लगा उसको अपन ने चूज कर लिया एज द रामलला स्टैचू, आइडल, आई एम सॉरी। और रामलला आइडल इज मेड फ्रॉम 3 बिलियन ईयर ओल्ड कृष्णशिला। कृष्णशिला या श्यामशिला जिसको बोलते हैं, तो दैट इज ब्लैक स्टोन। ठीक है, तो कृष्णशिला पे बनाया गया, जैसा आप देख सकते हैं, इट इज मेड ऑन ब्लैक स्टोन। ठीक है, स्कल्पटिंग किस पे हुई है? ब्लैक स्टोन पे। तो कृष्णशिला या ब्लैक स्टोन या फिर श्यामशिला, कोई भी एक वर्ड सुना, सबका मतलब सेम है, उस पे ये स्कल्पटिंग हुई है। ठीक, और इसका ये स्टोन कहाँ पे मिलता है? एच डी कोटे करके एक टाउन है, एच डी कोटा करके एक टाउन है कर्नाटक में, एंड मैसूर के पास में इस तरह का पर्टिकुलर स्टोन पाया जाता है, एंड दे गॉट दैट स्टोन फ्रॉम दैट प्लेस, और फिर उसको स्कल्प्ट किया गया। ठीक, अगेन कुछ रैंडम ट्रिविया है, मिसलेनियस ट्रिविया रिलेटेड टू राम मंदिर इशू, इसको और देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं, जैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का मार्वल इसको कहा जाए, लार्सन टूब्रो ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स इसको मैनेज करेंगे आगे चलकर। टाटा, लार्सन टूब्रो, ऑल द बिग नेम्स। आईआईटी चेन्नई हैज बीन एडवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन में एडवाइजरी बोर्ड पे कौन है? आईआईटी चेन्नई खुद है। रामायण रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज समझो, रामायण इज नॉट जस्ट, रामायण जो है, इट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चरल मेमोरी, it has been a part of the larger world as well, especially in South Asia and Southeast Asia. Southeast Asia में you'll find that they also have their own versions of Ramayana, and even there are countries which have declared Ramayana as one of their national epics. ठीक है, मतलब इवन इंडिया में इट इज नॉट नेशनल एपिक, बट वहां पर एक नेशनल एपिक का दर्जा उन्हें मिला हुआ है। रामायण रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ मेनी कंट्रीज, इवन जैसे कंबोडिया, लाओस की, और साउथ ईस्ट एशिया ऐसा नहीं है, वो कंट्रीज में either they are Buddhist majority country or Islam majority country or Muslim majority country, yet they continue to follow the cultural heritage of Ramayana. बुद्धिज्म और इस्लाम, जैसे अगर कंबोडिया लाओस बोले तो वो बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्रीज हैं, मलेशिया इंडोनेशिया बोले तो ये इस्लाम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, स्टिल दे हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ रामायण, दे एक्नॉलेज इट एज पार्ट ऑफ देयर हिस्टोरिकल कल्चर एंड लेगेसी। Ramakian is the version of Ramayana in Thailand. Thailand is a Muslim majority country. Ramakian, थाईलैंड की नेशनल एपिक है रामाकियन। ठीक, और जो इवन दो प्रेजेंट किंग है, ही बिलोंग्स टू द चक्री डायनेस्टी, द प्रेजेंट किंग बिलोंग्स टू द चक्री डायनेस्टी, एंड इवन दैट इसका उसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या है? वजीरल वजीर वाजिरा लोंगकॉन इज हिज नेम। और वाजिरा लोंगकॉन जो है, उनको वहां पर बोला जाता है, ही इज नोन एज रामा द टेंथ। तो वहां पर जो चक्री डायनेस्टी है वहां की, थाईलैंड की, उनकी खासियत ये है, थाईलैंड की खासियत ये है कि इट्स अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, दे ऑल फॉलो इस्लाम, बट दे ऑल्सो कंसिडर नेशनल एपिक रामाकियन, द थाईलैंड थाई वर्जन ऑफ रामायण एज देयर ओन रामायण, और अपना एक नेशनल एपिक कंसिडर करते हैं। इवन द किंग, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है वहां का, वो भी अपना नाम कैसे डिराइव करता है? रामा 10। उसका एक्चुअल नाम अभी बताया मैंने, बहुत टेढ़ा सा नाम है कुछ, लेकिन ही ऑल्सो कंसिडर्स हिमसेल्फ रामा द 10th। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स है हमारे पास। इवन इन लाओस, द स्टोरी ऑफ फ्रा रैम, फ्रा रैम इज द नेशनल एपिक, यानी लाओस में भी उसी रामायण को लोग फ्रा रैम बोलते हैं, और फ्रा रैम इज द नेशनल एपिक ऑफ लाओस। ठीक, तो ये कुछ और फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू रामायण, बिकॉज ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो ये जान लेने में कोई खराबी नहीं है। देयर इज अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कॉल्ड दशरथ जातक, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसका नाम है दशरथ, राम के, भगवान राम के पिताजी का नाम था दशरथ, तो दशरथ जातक। ठीक है, जातकाज आपने सुना होगा, जातकाज कुछ नहीं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स होते हैं। इट इज नोटेबल रिगार्डिंग राम, उन्होंने राम को एक बोधिसत्व बोला गया है, ऑन द पाथ ऑफ बुद्धा। ठीक है, दे हैव देयर ओन वर्जन ऑफ, दे हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, तो वो दशरथ जातक में भी उनका मेंशन है, तो हमें दिख रहा है कि बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स में भी वी फाइंड मेंशन ऑफ लॉर्ड राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग टूरिज्म सर्किट आइडेंटिफाई किए टू प्रमोट टूरिज्म, और उसमें एक रामायण सर्किट भी आता है स्वदेश दर्शन में। तो रामायण सर्किट के अंदर मल्टीपल इंडियन साइट्स हैं, और एक साइट है नेपाल की, एक साइट है नेपाल की, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है जनकपुर। मैंने कल परसों आपका जो वीकली राउंड अप लिया था उसमें मैंने बताया था इंडिया नेपाल रिलेशंस में ट्विन सिटीज हैं, जैसे वाराणसी और
काठमांडू, दीज आर ट्विन सिटी की तरह डेवलप कर रहे हैं, एक इंडिया सिटी और एक नेपाली सिटी। वैसे ही एक अयोध्या और जनकपुर, ये दो साइड्स को भी ट्विन सिटी की तरह डेवलप कर रहे हैं। वही जनकपुर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया रामायण सर्किट। टूरिज्म है तो टूरिज्म में एक रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट में खूब सारी इंडियन साइट्स हैं, और एक नेपाल की भी साइट है विच इज कॉल्ड एज जनकपुर। और जनकपुर और अयोध्या के बीच में, जनकपुर को बोला जाता है पहली बात तो बर्थ प्लेस ऑफ सीता जी, सीता जी का बर्थ प्लेस क्या बोला जाता है, जनकपुर। एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू अ डायरेक्ट बस सर्विस, देयर इज अ डायरेक्ट बस फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर। ठीक। रामायण सर्किट की बात करें, इट इंक्लूड्स 15 डेस्टिनेशंस। अयोध्या, श्रृंगवरपुर, चित्रकूट ये सब का है उत्तर प्रदेश में। सीतामढ़ी, बुक्सर बक्सर और दरभंगा है बिहार में। चित्रकूट, नंदीग्राम, महेंद्रगिरी, जगदलपुर, भद्राचलम, रामेश्वरम, हम्पी, these are the some of the sites which are part of the Ramayan circuit, which is again a part of the स्वदेश दर्शन रामायण सर्किट। टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लाया था। Now we are just studying the random facts that are related to this particular issue. Ram Lala's next friends who fought court battles for decades. Now again, this is again a trivia और एक miscellaneous fact है। देवकी नंदन अग्रवाल अभी हमने टाइमलाइन के टाइम में देखा था। After is that ठाकुर प्रसाद वर्मा took over. He was the one contesting the case on behalf of Ram Lalla Virajman. And then finally जब judgment आया था तो त्रिलोकीनाथ पांडे, he was the one who was there, 75 years old person at that point of time when the judgment came. They fought on behalf of Ram Lalla Virajman. ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है, शालीग्राम स्टोन्स होते हैं कुछ, शालीग्राम स्टोन्स, दे वर ब्रॉट टू अयोध्या फ्रॉम नेपाल। नेपाल में एक रिवर है जिसको बोला जाता है काली गंडकी। काली गंडकी रिवर के बेस पे एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन पाया जाता है, और इसी शालीग्राम में बोला जाता है कि भगवान विष्णु भी उसी तरह के स्टोन पर बैठते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है उस शालीग्राम पत्थर को। तो ये शालीग्राम पत्थर मिलता भी पर्टिकुलरली काली गंडकी रिवर के नीचे मिलता है। तो वहां से हम दो बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए हैं अयोध्या, और उसमें अब फिर फाइनली एक राम और सीता का एक स्टैचू वहां पर बनने वाला है। ठीक है, तो शालीग्राम स्टोन्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक और एक फैक्ट है। मीर बाकी, मैंने आपको बताया था कि मीर बाकी वॉज द पर्सन हु इज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड, जिन्होंने वो राम मंदिर तोड़ा था और उसके बाद वो बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो मीर बाकी के पहले वहां पे ऐसा बोला जाता है जो राम मंदिर गिराया गया था उसको बनाया किसने था, किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। उज्जैन के किंग विक्रमादित्य थे, उन्होंने कई सालों पहले वो राम मंदिर अयोध्या में कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, जिसको गिराया था मीर बाकी ने, जो कि कमांडर थे बाबर के आर्मी के, और उन्होंने ही बाबरी मस्जिद वहां पे कंस्ट्रक्ट भी करवाया था। एक यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, के परशरन। के पराशरन जो है, के पराशरन वाज द एडवोकेट हु फॉट द केस ऑन बिहाफ ऑफ रामलला। ठीक है, तो 2019 का जजमेंट दैट केम इन फेवर ऑफ द हिंदूज, इट वाज कॉन्टेस्टेड बाय दिस पर्टिकुलर एडवोकेट कॉल्ड के पारासरन। के मोहम्मद, अच्छा के मोहम्मद वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि ये भी अभी न्यूज में आए थे। ही वाज आल्सो इनवाइटेड टू द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी इन अयोध्या बिकॉज ही वाज वन ऑफ दोस इंस्ट्रूमेंटल, ही इज एन आर्कियोलॉजिस्ट। और जो एएसआई की टीम थी जिन्होंने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस लाया था कि इस बाबरी मस्जिद के नीचे, एक हाइपोथेसिस या एक ठीक ठाक एविडेंस लाया था कि इस बाबरी मस्जिद के नीचे कभी एक टेम्पल था। नाउ अंडरस्टैंड द आयरनी कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक टेम्पल है, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला, दैट आर्कियोलॉजिस्ट हैपेंस टू बी अ मुस्लिम। ठीक। भास्कर दास वाज द हेड ऑफ निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा ने, हमें पता है ना, निर्मोही अखाड़ा ने भी एक पार्टी थी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। तो निर्मोही अखाड़ा की अगर हम बात करें, तो जो इनिशियली केस फाइल हुआ था उसको फाइल किया था भास्कर दास ने। ठीक है, दी अखाड़ा मेंटेन द चबूतरा एट द मॉस्क। इनका इंपॉर्टेंस ये कि वहां पे जो एक राम चबूतरा था उसको मेंटेन करने का काम किसका था, भास्कर दास का। एंड ही, इन्होंने 1959 में एक पिटीशन डाली थी फैजाबाद में एज द कस्टोडियन ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, एज द कस्टोडियन ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, देन के नायर, ये आपने शायद एक्सप्लेन्ड पेज में इंडियन एक्सप्रेस के देखा होगा। के नायर, इनकी इंपॉर्टेंस कहां पर आती है देखो, 1949 में ऐसा बोला। अब देखो, he is known for a particular action, we should remember his name because he was also in newspaper। 1949 में जब वो रामलला की जो मूर्ति वहां पर आई थी, लगाई गई थी, ले जाकर वहां पे अंडर डाल दी गई थी,
तो जब मूर्ति वहां पे डाली गई तो उस समय जो सीनियर लीडर्स थे गोविंद वल्लभ पंत जो यूपी के सीएम थे और जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, उन्होंने बोला था कि उस मूर्ति को वापस से बाहर निकालो। लेकिन कंसिडरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, के नायर वेंट अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सीएम एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट डे। ठीक है, तो इसलिए काफी जगह पे के नायर इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड। ही वेंट ऑन टू बिकम अ लीडर ऑफ भारतीय जनसंघ, ही एंड हिज वाइफ। ठीक है, Nair was the one who refused to act, and this began the litigation by the Hindus and Muslims over the Ram Janmabhoomi. फिर एक कुबेर टीला है वहां पर। कुबेर टीला पे एक कुबेर टीला बेसिकली ऐसे एक कुबेर टीला इन माउंड। तो वहां ऐसा बोला जाता है कि शिव टेम्पल है जो बनाया गया, और वो शिव टेम्पल बनाया था खुद कुबेर ने। कुबेर कौन थे? कुबेर वॉज बेसिकली द गॉड ऑफ वेल्थ। तो गॉड ऑफ वेल्थ ने वहां पर एक शिव मंदिर बनाया था। तो अभी रिसेंटली जब ये पूरा राम मंदिर बन रहा था तो कुबेर टीला पे उस एग्जिस्टिंग शिव मंदिर को भी वापस से रेनोवेट किया है। ठीक है, और रेनोवेट किसने किया है? वही जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उन्होंने ही। राम वाणजी सुतार, मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि एक 300 फीट टॉल जटायु का भी स्टैचू बना रहे हैं। ठीक है, तो जटायु अगर आपने थोड़ा बहुत रामायण पढ़ा होगा तो ही वॉज वन ऑफ दोज, ही एक्चुअली जटायु का नाम आपने कहीं ना कहीं वहां पे पढ़ा होगा। तो जटायु के नाम का भी एक बहुत बड़ा वहां पे एक फ्लाइंग जटायु का स्टैचू बनाने वाले हैं। उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है? राम वाणजी सुतर। और राम वाणजी सुतर की एक और खासियत है कि ही इज द पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डी एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है केवड़िया गुजरात में। इट वॉज ऑल्सो डन बाय राम वाणजी सुतर। तो ही इज द स्कल्प्टर हु डिजाइन स्टैचू ऑफ यूनिटी। ही इज द वन हु इज गोइंग टू डिजाइन दी, इज ऑलरेडी डिजाइन बाय द, उसका बनना बाकी है, डिजाइन तो कर चुके हूँ। तीर्थ क्षेत्र के बारे में एक और चीज है कि इन्होंने एक टाइम कैप्सूल प्लेस किया है। टाइम कैप्सूल का पर्पस है कि 2000 फीट नीचे वो टाइम कैप्सूल रखते हैं। कल को अगर मान लो कोई बहुत प्रलय भी आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो टाइम कैप्सूल है, कल को फ्यूचर जनरेशन को बताता है कि या तो समझ लो सब खत्म हो गया, तो ये बताएगा यहाँ क्या था और क्यों था। ठीक है, और दूसरा उसका पर्पस है कि कहीं को कुछ भी हो जाए, वो टाइम कैप्सूल विल बिकम द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज अ टेम्पल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम कैप्सूल्स आर अ वे टू कम्युनिकेट विद फ्यूचर जनरेशंस एंड हेल्प फ्यूचर हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। टाइम कैप्सूल विल कैरी अ मैसेज इन संस्कृत। संस्कृत में मैसेज होगा अबाउट अयोध्या, लॉर्ड राम एंड हिज प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, द टाइम कैप्सूल विल बी प्लेस्ड इनसाइड अ कॉपर प्लेट और ताम्रपत्र। कॉपर, ताम्र यानी कॉपर होता है, तो ताम्रपत्र के अंदर उसको रोल करके नीचे की तरफ 2000 फीट नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक है, बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर, मुगल एम्पर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पहला मुगल एम्पर कौन था? वो था बाबर। बाबर वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इट इज बिलीव दैट वन ऑफ हिज जनरल्स, मीर बाकी, जो मैंने आपको बताया मीर बाकी, ही वॉज द वन हु बिल्ड द बाबरी मस्जिद और द बाबर्स मॉस्क। And this belief came into currency since 1813 when the East India Company's surveyor Francis Buchanan reported that he found an inscription on the mosque wall which attested to this fact. एक बिलीफ था कि मीर बाकी ने ये मस्जिद बनवाई है बाबर के लिए, और मीर बाकी वॉज द कमांडर इन चीफ। और ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय एक फ्रांसिस बकनन करके एक सर्वेयर थे, तो उन्होंने बोला था कि उस मस्जिद, अब मस्जिद तो डिमोलिश हो गई, तो उस मस्जिद के अंदर एक दीवार में कहीं ना कहीं वो इंस्क्राइब था कि मीर बाकी ने ये मस्जिद बनाई है। ठीक है, तो उससे एस्टैब्लिश होता है कि मीर बाकी, पहले कंफ्यूजन था 1700-1800 के डेकेड में, सेंचुरीज में, कि ये मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी बाबर के लिए या फिर औरंगजेब ने बनवाया था। तो इससे क्वेश्चन था कि कुछ लोग कहते थे कि औरंगजेब ने राम मंदिर तोड़ा था और फिर बनाया था बाबरी मस्जिद। कुछ लोगों का ये कहना था कि मीर बाकी ने तोड़ा था और उसने बनवाया था बाबरी मस्जिद फॉर बाबर। तो फ्रांसिस बकनन के सर्वे में उसने बोला कि मीर बाकी ने बनवाया था, तो उसने वहां पे वो इंस्क्रिप्शन देखे थे। बट अब तो मस्जिद नीचे आ चुकी है, तो वी डोंट नो मच अबाउट इट। ठीक, तो these are some of the facts that were related to Ram Mandir, things that are important from the point of view of being a student, and things that were important from the point of view being an aspirant of CLAT, ALET, OLET, any law entrance exam, or for that matter any entrance exam that has some amount of GK being asked. तो ये आपके लिए उतना ही काम का था जो मैंने आपको बता दिया है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू अगेन। फिर से मिलेंगे क्लास में, एंड अगेन इन द नेक्स्ट वीक वीकली राउंड अप पे और मेंटी क्विज पे वापस से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।